हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैथ्स में बहुत टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं और उनमें से एक टाइप है स्टोरी सम। स्टोरी सम में होता क्या है, स्टोरीज लिखी रहती है, सेंटेंसेस लिखी रहती है जो आपको पढ़ के समझना होता है और फिर सम को सॉल्व करना होता है। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टोरी सम में, इक्वेशन बनाना या फिर आप कह लो समीकरण बनाना। अब मैक्सिमम लोगों को यही प्रॉब्लम होता है, समीकरण कैसे बनाए। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि समीकरण कैसे इजीली बनाए, कैसे क्वेश्चन को आप समझे और कैसे इक्वेशन बनाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी। अब स्टोरी सम से इक्वेशन बनाने से पहले छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लेते हैं और उनमें से इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं चीजों को। ठीक है, मैंने ये लिखा कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये क्या है, इसका मतलब कि नोटबुक का कॉस्ट ट्वाइस है। किसका ट्वाइस? कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक पेन के जो कॉस्ट है उसका ट्वाइस है नोटबुक का कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, नोटबुक का कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन के कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। पेन का कॉस्ट अगर हमें पता चल जाए तो नोटबुक का आराम से हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, नोटबुक का क्या है, पेन के कॉस्ट से डबल है। अगर पेन का कॉस्ट मैं x ले लेता हूं तो नोटबुक का हो जाएगा 2x, मतलब ट्वाइस है ना, तो 2x हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें लिखना होता है। मान लो अब मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ ए पेन, मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ ए पेन x है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ए पेन x है। यहाँ क्या बोला है, नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना हो जाएगा, नोटबुक हो जाएगा कितना, दुगना हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लिखते हैं स्टेटमेंटों को। इसके नोटबुक का कॉस्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो मैंने ये लिख दिया। अब ये क्या है, ये मैंने लिखा है वन वेरिएबल में x है। ठीक है, अब इसको अगर टू वेरिएबल में हम लिखते हैं, एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनाना है तो इसको कैसे लिखेंगे। मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ, जो भी दिया हुआ है दोनों को हम लिख लेते हैं, एक्स वाई दो वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हम ले लेते हैं, क्या है, वाई। ठीक है, वाई ले लिया। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नोटबुक का कॉस्ट जो है ना ट्वाइस है। इसका ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की कॉस्ट जितना है उसका ट्वाइस है। तो बोला गया नोटबुक का कॉस्ट इसका कॉस्ट कितना है, इसका ट्वाइस है, मतलब इक्वल टू इसका ट्वाइस ये हो गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन y इक्वल टू 2x। तो ऐसे करके इक्वेशन लिखा जाता है। तो ये तो सिंपल फॉर्म में है, तो सिंपल इक्वेशन आ गया। ऐसे बड़े बड़े सम्स होते जिसमें बड़े बड़े इक्वेशंस आते हैं। अब इसको समझते हैं क्या है। देखो, प्राइस ऑफ ए पेन इज टू मोर देन दैट ऑफ ए पेंसिल। इसका मतलब क्या है कि एक पेन का प्राइस टू मोर, दो ज्यादा है, किससे, टू मोर देन, दो ज्यादा है, किससे, दैट ऑफ ए पेंसिल, एक पेंसिल से, पेंसिल का रेट जितना भी है उससे 2 रुपए ज्यादा है। तो इसका मतलब पेन का कॉस्ट पेंसिल के ऊपर डिपेंडेंट है। पेंसिल का पता चल जाए तो पेन का हम आराम से निकाल सकते हैं। पेंसिल का अगर 5 रुपीज रेट है तो क्या बोला है कि पेन का कॉस्ट टू मोर देन दैट ऑफ ए पेंसिल। टू मोर, दो ज्यादा है, पेंसिल के रेट से दो ज्यादा है। तो पेंसिल के रेट अगर 5 रुपीज है तो पेन का कितना होगा, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। मतलब पेन का कॉस्ट जो है पेंसिल के कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे डिपेंडेंसी वाले केस में हम क्या करते हैं, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ना उसका रेट ले लेते हैं, क्योंकि इसका पेंसिल का अगर पता चल जाएगा ना रेट, तो पेन का हम आराम से निकाल सकते हैं जो रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पेन का ऑलरेडी पता हो तो इसका उल्टा कैसे निकालोगे, निकाल सकते हैं, बट यहाँ रिलेशन जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है डिपेंडेंसी, पेन की डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, पेंसिल के ऊपर, इसलिए पेंसिल को ही ले लो आप। तो मैंने लिया लेट पेंसिल इक्वल टू, ठीक है, अगर एक वेरिएबल में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पेंसिल मतलब कॉस्ट ऑफ, प्राइस ऑफ पेंसिल मान लो x। ठीक है, तो इसका कितना होगा, पेन का कितना होगा, पेन का हो जाएगा कितना, टू मोर देन दैट ऑफ ए पेंसिल। पेंसिल का कितना है, x है, x से दो ज्यादा, x से दो ज्यादा क्या करेंगे हम, जब कहते हैं 5 से दो ज्यादा हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो x से दो ज्यादा, तो x के साथ प्लस 2 करेंगे। तो ये हमने कर दिया, x के साथ प्लस 2 कर दिया। x क्या है, x है पेंसिल का रेट, उसके साथ दो ज्यादा किया है, मतलब 2 प्लस किया। और ये प्लस करने के बाद क्या होता है, ये एक्चुअली होता है पेन का रेट। ठीक है, तो ऐसे करके आ जाता है। अब इसको टू टू वेरिएबल में लिखेंगे तो मान लो पेन, पेंसिल का हमने x लिया, पेन का कॉस्ट लिया y। अब इन दोनों के बीच रिलेशन बनाएंगे, ऐसे इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, क्या बोला है, प्राइस ऑफ ए पेन, पेन का प्राइस मैंने यहाँ लिख दिया, पेन का प्राइस y है। अब
अब ये क्या है, 2 मोर देन दैट ऑफ ए पेंसिल, एक पेंसिल से 2 ज्यादा है। पेंसिल का रेट कितना लिया हुआ है हमने, x लिया हुआ है, उससे 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है हमने लिख दिया। तो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कि इक्वेशन कैसे बनाया जाए। ये इक्वेशन है आपके सामने, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स, फाइंड द नंबर्स। अब इसमें से इक्वेशन कैसे बनाए। अब दो नंबर के बारे में बात कर रहा है ना, यहाँ क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर है, इनके बीच जो डिफरेंस है वो है 26। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है ना, दो नंबर के बारे में दिया हुआ है, मतलब दोनों नंबर हमें निकालनी है, फाइंड द नंबर, दोनों नंबर निकालनी है। तो पहले दोनों नंबर हम ले लेते हैं। लेट वन नंबर बी x, एक नंबर x हो गया एंड अदर को हम ले लेते हैं y। दो नंबर हमने ले लिया, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ जो है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दोनों नंबर के बीच डिफरेंस 26 है। डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं, मैं बोलूं अगर 10 और 6 में डिफरेंस कितना है, क्या है, 4 है ना, कैसे किया हमने, 10 माइनस 6 किया, तो डिफरेंस का मतलब माइनस हो जाता है। तो मैं अगर बोलूं इन दो नंबर के बीच डिफरेंस 26 है, तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे लाइन पे, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। तो एक नंबर मैं ले लेता हूँ, एक नंबर ये है, एक नंबर क्या है, दूसरा जो नंबर है उसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना ये हमने लिख दिया। तो हमारे पास आ गया दो इक्वेशन, एक तो ये हो गया और ये हो गया। अब दो इक्वेशन यूज करके हम सॉल्व कर सकते हो, नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे बनाया जाता है इक्वेशन। अगर आपको ये समझ में ना आए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या है, दो नंबर के बारे में बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर के बीच डिफरेंस कितना है, 26। इसका मतलब दो नंबर हमें लेना है, हमने ले लिया दो नंबर x एंड y। अब डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं। किसी भी चीज का डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन देते हैं। तो डिफरेंस मतलब x माइनस वाई, ये हो गया दोनों के डिफरेंस, ठीक है, और दोनों के डिफरेंस बोला गया है 26, तो हमने ये लिखा। ये तो हो गया फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में क्या है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है दूसरे से 3 गुना है, तो एक नंबर ये हमने लिख दिया। ये क्या है, ये दूसरे से जो दूसरा नंबर है उसका 3 गुना है, तो 3 गुना, गुना कैसे लिखते हैं, 3 टाइम्स 3 इनटू मल्टीप्लाई करके, तो x को लिखा है ऐसे 3y। तो ये हो गया हमारे सामने दो इक्वेशन। अब दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, और हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। यहाँ हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, ये आप खुद करना। अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो हम आपको इसका सोल्यूशन भेज देंगे। हमारा इस वीडियो का पर्पस ये था कि आपको दिखाए कि कैसे इक्वेशन बनाया जाता है, तो ये हमने दिखाया है। अब नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन लेते और समझते हैं कि उसमें इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, रहीम टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Find their present ages. क्या है, रहीम और रहीम के डॉटर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। स्टोरी सब में क्या है, सबसे पहले स्टोरी को समझे, क्या बोला गया है कि रहीम और रहीम के डॉटर जो है ना, इनके बीच बातचीत चल रही है। रहीम टेल्स हिज डॉटर, रहीम ने अपने डॉटर को बोला कि 7 साल पहले 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब क्या है कि रहीम ने अपनी बेटी को बोला कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना, मेरा एज जो है, उस टाइम जो एज था, उस टाइम मेरा एज तुम्हारे एज से 7 गुना था। तो समझ में आया ना, 7 years, ये जो लिखा हुआ है 7 years ago मतलब 7 साल पहले, उस टाइम जितना भी एज रहा होगा दोनों की फादर की एज बेटी की एज से कितना, 7 गुना है। यही बोला ना रहीम ने अपने डॉटर को कि 7 साल पहले मेरा एज तुम्हारे एज से 7 गुना था। फिर क्या है, ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now का मतलब अभी से 3 साल बाद, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। रहीम ने अपने डॉटर को बोला 3 साल बाद मेरा जो भी एज होगा या तुम्हारा जो भी एज होगा, मेरा एज तुम्हारे एज से 3 गुना होगा। तो मेरा एज, रहीम ने ये बोला। तो इन शॉर्ट रहीम ने क्या बोला, रहीम ने बोला 7 साल पहले तुम्हारा एज जितना था, और जितना था 7 साल पहले, मेरा एज उससे 7 टाइम्स था, मतलब
रहीम का एज 7 साल पहले जितना था और बेटी का जितना था, दोनों का एज जितना भी रहा होगा, तो रहीम का एज बेटी के एज से 7 गुना था। अब 3 साल बाद क्या होता है, रहीम ने अपनी बेटी को बोला कि 3 साल बाद मेरा एज जो है ना तुम्हारे एज से 3 गुना होगा। मतलब कौन सा एज की बात कर रहा है रहीम? रहीम बात कर रहा है कि 3 साल बाद वाला जो एज है ना, उस एज की बात कर रहा है। और 7 साल पहले वाला जो केस था, वो 7 साल पहले की जो एज है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की एज निकालनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं कि लेट रहीम का एज कितना, लेट रहीम्स एज हम ले लेते हैं कि फादर की एज कितना है, एक्स है, और बेटी का डॉटर्स एज कितना, डॉटर्स एज हम ले लेते हैं वाई। ठीक है, अब हमने ले लिया एक्स एंड वाई। अब इस कंडीशन के हिसाब से सब पहले तो ये 7 साल पहले कितना एज हुआ होगा। अभी देखो, अभी अगर आपका एज 5 साल है, मैं बोलूं 2 साल पहले कितना था, तो क्या होगा, 5 साल से 2 माइनस करोगे आप। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 7 साल पहले कितना रहा होगा, अभी इनका प्रेजेंट, ये जो मैंने लिखा है ना, ये प्रेजेंट एज लिखा है, यहाँ प्रेजेंट वर्ड नहीं लिखा, बट आप समझ जाओ कि इनको मैंने ऐसे वाले सामने हमेशा प्रेजेंट एज लिखा जाता है, लिया जाता है, तो मैंने प्रेजेंट एज लिया है इन दोनों की। अब 7 साल पहले कितना एज रहा होगा, ऑब्वियसली 7 माइनस हो जाएगा ना। अभी किसी का 20 है, तो 7 साल बाद कितना होगा, 20 - 7 मतलब 13 है। 7 साल पहले 13 था। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही है, 7 साल पहले तो 7 years एगो क्या होगा, 7 years एगो 7 years एगो कितना एज रहा होगा, रहीम सेज कितना होगा, रहीम सेज ये हो जाएगा x - 7। समझ में आया, 7 माइनस कर देंगे क्योंकि 7 साल पहले की एज है, तो 7 साल कम हो जाएगा। और डॉटर सेज कितना है, डॉटर सेज हो गया y - 7। ठीक है, डॉटर सेज हो गया y - 7। तो ये 7 साल पहले वाली एज है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में यहाँ बोला गया 7 years ago I was 7 times as old as you। रहीम ने अपनी बेटी को बोला 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। तो 7 साल पहले वाला एज जो है ना, उससे हम करेंगे, समझो चीजों को। जो बोला है ना मैं तुमसे 7 गुना था, वो करंट एज की बात नहीं कर रहा है, 7 साल पहले जितना एज था ना, उस एज की बात कर रहा है। उस एज की मतलब अपने एज और बेटी की एज के बीच रिलेशन की बात कर रहा है। मतलब क्या है कि 7 साल पहले रहीम का एज जितना भी रहा होगा, x - 7, रहीम का 7 साल पहले x - 7 बोला कि उसका एज उसकी बेटी की एज से 7 गुना था। बेटी का एज कितना है, ये y - 7, और उसका 7 गुना था, 7 गुना। ये हमने लिख दिया। समझ में आया? हमने क्या किया, बोला 7 साल पहले, रहीम ने बोला अपनी बेटी को 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। तो 7 साल पहले वाला जो है ना, एज है ना, उसमें हम ये कैलकुलेशन लगाएंगे, प्रेजेंट वाले में नहीं। 7 साल पहले वाला एज है ना, तो 7 साल पहले का एज, रहीम का एज इतना है, बेटी का एज इतना है, और बोला बेटी की एज से 7 गुना है ना, तो बेटी की एज से 7 गुना मैंने लगा दिया। यहाँ हम 7 गुना मतलब यहाँ सिर्फ y नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट एज वाला नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 साल पहले वाला एज, क्योंकि 7 साल पहले की एज की ही बात कर रहा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 7y - 49 ऐसे करेंगे, तो x - 7y इक्वल टू कितना हो जाता है, 42 -42। तो ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम क्या करेंगे, ये तो हो गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आ जाते हैं हम, ये वाला जो है 3 years from now, 3 साल बाद कितना होगा, 3 years later क्या हो जाएगा, 3 years later एज हो जाएगा इनका 3 साल बाद। अभी मेरा अगर 10 है, 3 साल बाद कितना होगा, 10 + 3 मतलब 13, तो प्लस हो जाता है ना, बाद वाला केस प्लस हो जाता है। तो रहीम का एज कितना था, x था, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, रहीम से एज हो जाएगा x + 3। ठीक है, समझ में आया, x + 3। और डॉटर सेज कितना हो जाएगा, डॉटर सेज हो जाएगा y + 3। ये हो गया रहीम का एज, ये हो गया डॉटर का एज। अब बोला है 3 साल बाद वाला जो एज है ना, रहीम ने अपनी बेटी को बोला मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। 3 साल बाद जितना भी एज होगा, उस टाइम मेरा एज जो भी होगा वो तुमसे 3 गुना होगा। ठीक है, तो 3 साल बाद रहीम का एज कितना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x + 3। 3 साल बाद कितना हो गया, x + 3 रहीम का एज, और बेटी का कितना है, इतना। अब बोला है बेटी की एज का 3 गुना है, तो बेटी का एज ये हो गया, और इसका
3 गुना हो गया, ये हमने लिख दिया। तो इसमें से एक और इक्वेशन निकल के आएगा, ये होगा x प्लस 3 और इधर हो गया 3y प्लस 9। ये हम अगर देखेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन आ गया, ये एक इक्वेशन आ गया। तो ऐसे करके दो इक्वेशन आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे और x y का वैल्यू हम निकालेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. एक फ्रैक्शन के बारे में बोला गया है कि अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इसको कैसे इक्वेशन बनाया जाता है। इसमें क्या बोला गया है, एक फ्रैक्शन है जो 9 by 11 हो जाता है कब, जब if 2 is added to both numerator and denominator, जब 2 को ऐड किया जाता है न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, तो जो फ्रैक्शन है ये 9 by 11 हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है ना फ्रैक्शन रिलेटेड है। अब देखो सेकंड पार्ट में if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5 by 6। अगर 3 ऐड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तब क्या हो जाता है, ये हो जाता है। पहले तो समझते हैं, पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है फ्रैक्शन। अब ये देख लेना ऐसे वाले केस में, स्टोरी सम वाले केस में पहले तो देखना कि निकालना क्या है, हमें फ्रैक्शन निकालना है, नंबर्स निकालने हैं, क्या निकालना है। मतलब इससे पहले वाला जो सम था उसमें क्या था, नंबर्स निकालना है। नंबर्स मतलब एक नंबर ने उससे ज्यादा, और उस सम में दो नंबर की बात चल रहा था ना, तो इसलिए दो नंबर को हमने लिया स्टार्टिंग में कि लेट वन नंबर बी x एंड अनदर नंबर बी y। तो ऐसे ही यहाँ से हमें देखना है फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन को फाइंड करना है ना। तो फ्रैक्शन को ही ले लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कुछ, लेट फ्रैक्शन बी ठीक है, फ्रैक्शन बी x by y। x by y ये फ्रैक्शन ऐसे ही होता है ना, ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन हमने लिया है। अब एज पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो फ्रैक्शन को मैं ले लेता हूं। अब बोला है कि अगर दो में ऐड करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, मैंने ऐड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, ऐड करने के बाद ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 9 by 11। तो इसको ऐसे 2 ऐड करने के बाद ये बन जाता है 9 by 11। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाकी हमारा रिजल्ट आएगा। ये हो गया 22, ये 9y प्लस 18, ये हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन निकालने, क्योंकि ये दो वेरिएबल है ना, याद रखना हमेशा दो वेरिएबल वाले केस में दो इक्वेशन बनता है। अगर वेरिएबल एक है तो एक इक्वेशन से रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए होता है, इसलिए इसमें से दो बनेगा और दो कंडीशन भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब फिर से ले लेते हैं एंड अगेन फिर से ले लेते हैं, ये फ्रैक्शन में ले लेता हूँ। उसमें क्या बोला, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ ऐड करता हूं, मैंने ऐड कर दिया, अगर ऐड करता हूं तो फ्रैक्शन आ जाता है 5 by 6। ये हो गया 5 by 6। ठीक है, अगर 3 ऐड किया तो फ्रैक्शन हो जाता है 5 by 6। ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 18 5y प्लस 15, इसमें से निकल के आता है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ये फर्स्ट एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा और फिर हम एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब इसको फिर से मैं बता देता हूँ कि पहले क्या बोला गया, एक फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना है ना, तो फ्रैक्शन को हमने ले लिया। अब क्या बोला है इसमें कि एक फ्रैक्शन जो ये बन जाता है, a fraction becomes 9 by 11। एक फ्रैक्शन है जो 9 by 11 बन जाता है। कैसे बनता है भाई, ये if 2 is added, अगर दो ऐड किया जाए कहाँ, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह अगर दो दो ऐड किया जाए तो ये 9 by 11 हो जाता है। ये हो गया। ठीक है, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमने इक्वेशन बनाया। दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले लाइन में क्या, if 3 is added to both numerator and denominator, अगर फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हम अगर 3 ऐड करते हैं ना, 3 हमने ऐड किया तो तब जाके ये सेट, ये जो भी होता है टोटल जो भी वैल्यू आता है इसका वैल्यू हो जाता है 5 by 6। ये लिखा हुआ है कि 3 ऐड करोगे ऊपर नीचे तो ये हो जाता है इक्वल टू 5 by 6। तो ये हमने लिखा है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गया। तो ऐसे करके दो इक्वेशन आ गया।
इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो, ये क्या है, एक क्रिकेट के कोच है जिन्होंने कुछ बॉल्स और बैट्स बाय किया है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स बाय किया है 3800 में। बाद में क्या किया, लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदा है 1750 में। ठीक है, अब हमें इसमें से इक्वेशन बनानी है। तो पहले हमें निकालना क्या है, देखो कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो मैंने क्या बोला है, जो हमें निकालने के लिए बोल रहा है ना, उसको ही आप ले लो, कुछ एक्स वाई कुछ ले लो। ठीक है, तो यहाँ बैट और बॉल का रेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बैट और बॉल का रेट ले लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, cost of each bet, yeah, one bet, let cost of one bet is equal to x, cost of one ball is equal to y। हमने ये ले लिया x y। अब इसमें आते हैं कि पहले क्या बोला कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 7 बैट खरीदा है एंड 6 बॉल्स इतने में, 7 बैट खरीदा है ना। तो कॉस्ट कितना है बैट का, एक बैट का कॉस्ट है x रुपीस, तो 7 बैट का कितना होगा 7x। कैसे, अगर मैं बोलूं एक बैट का कॉस्ट है 100 रुपीस, तो 7 बैट का कितना होगा, हमने 7 इंटू 100, 7 इंटू 100 हम करते हैं ना, तो 700 आ जाता है। तो ऐसे ही 7 बैट का कॉस्ट कितना है 7 इंटू एक्स, मतलब 7x हो गया 7 बैट का कॉस्ट। समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, 6 बॉल्स, एक बॉल का कॉस्ट अगर y है, 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा 6y होगा। तो ये 6y ले लेते हैं। 6y, एक बॉल का कॉस्ट अगर मैं मानो 50 रुपीस बोलता हूँ, तो 6 का कितना होगा, 6 बॉल्स का 6 इंटू 50 मतलब 300। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं ना हम लोग। तो ये हो जाता है, तो यहाँ y है तो 6 इंटू y हो गया। तो ये हो गया बैट का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये हो गया बॉल का टोटल कॉस्ट। अब हमें क्या बोला है फर्स्ट लाइन में कि 7 बैट और 6 बॉल मिला के जो कॉस्ट आया ना, वो 3800 आया, इतने में खरीदा है ये 7 और 6, 7 बैट और 6 बॉल। ठीक है, तो मतलब ये जो भी टोटल कॉस्टिंग है, ये दोनों मिला के हो गया 3800। और दूसरे केस में अगेन, दूसरे केस में क्या है, 3 बैट और 5 बॉल खरीदा है 1750 में। तो 3 बैट का रेट कितना है, एक बैट का अगर x रुपये है, तो 3 बैट का कितना होगा 3x होगा, और 5 बॉल्स का कितना होगा 5y होगा। अब इन दोनों की कॉस्टिंग ऐड किया जाए तो टोटल कॉस्टिंग आ जाता है। टोटल कॉस्टिंग कितना है 1750 है। तो ये हमारा बन गया 2 इक्वेशन। अब इनको हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा x और y वैल्यू निकल जाए। तो इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, हमें बोला क्या गया है कि बैट और बॉल का कॉस्ट निकालो, हर एक बॉल और बैट का कॉस्ट निकालो। तो हमने पहले ही ले लिया, लेट्स से एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट एक्स वाई ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं इसमें, बोला है 7 बैट और 6 बॉल खरीदा है 3800 रुपए में। तो 7 बैट का, पहले तो 7 बैट का रेट निकालते हैं। 7 बैट का कितना है, एक बैट का अगर x रुपए है तो 7 बैट का होगा 7x। एक बैट का अगर 100 रुपए है, 7 बैट का होगा 7 इंटू 100 मतलब 700 रुपए। तो ऐसे करके जो नंबर्स है उसके साथ कॉस्ट का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल प्राइस निकल जाता है। तो नंबर 7 है, 7 बैट है ना, 7 बैट और हर एक का रेट कितना है x रुपए है, तो टोटल आ जाता है 7x। ये हमने 7x लिखा है। 6 बॉल है और हर एक बॉल का रेट कितना है y रुपीस है, तो y इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉल का कॉस्ट आ जाएगा। ये बॉल का कॉस्ट है, ये बैट का कॉस्ट है। अब ये दोनों अगर ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आता है 3800। तो यही तो बोला है फर्स्ट लाइन में कि 3800 में 7 बैट और 6 बॉल खरीदा है, तो ये मैंने लिखा है। सेकंड वाले केस में बोला है 3 बैट और 5 बॉल खरीदा है 1750। तो 3 बैट का रेट कितना है, एक बैट x है तो 3 बैट 3x, ये 3x लिख दिया। 5 बॉल, एक बॉल अगर y है, 5 बॉल कितना हो गया 5y होगा। तो ये बैट का कॉस्ट है, ये बॉल का कॉस्ट है, ये दोनों अगर ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और सेकंड केस में टोटल कॉस्ट कितना है 1750, तो ये हमने लिखा है। तो ऐसे करके 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आप इसको सॉल्व करना, प्रॉब्लम आता है तो हमें बताना, आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। तो होप ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन था इक्वेशन को लेके कि इक्वेशन या समीकरण कैसे बनाए
वो कुछ हद तक दूर हुआ होगा, या आपकी जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक सॉल्व हुआ होगा। अब आप शायद खुद से बना सकते हो इक्वेशन। अब ये ट्राई करो, ये वीडियो बार बार देखो, देखना आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हम और वीडियोस लेके आएंगे इक्वेशन फॉर्मेशन से रिलेटेड, मतलब समीकरण कैसे बनाए, और इस टाइप के साथ और लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप सब्सक्राइब कर लो अगर किया नहीं है अभी तक, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दो।